ऐसे परिवार से आ रहे थे जहाँ ये सब चीज़ है ही नहीं, मतलब आप खा पी रहे हैं, खेती में बिजी हैं, तो ना हमारे पास 2 जोड़े कपड़े होते थे। बुक्स आ जाए, त्यौहार में दुर्गा पूजा का वेट होता था कि दुर्गा पूजा में कपड़ा मिलेगा। तो इस तरह हम लोग का लाइफ था। लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्किल होते थे वे बहुत टिफ़िन लंच बॉक्स खोलते थे, तो मुझे भी ख़राब लगता था कि मेरा लंच बॉक्स में वो नहीं है जो मेरे फ्रेंड्स के लंच बॉक्स में है। तो आप समझ रहे हैं, ये मेरा 90s की बात है। 90s में वो कंपैरिजन भी मुझे आज तक है कि मुझे वो नहीं मिला। लेकिन जैसे मैं हिंदी मीडियम आई तो वहाँ क्या है ना कि एक हमारे जैसे ही बच्चे, सब्जी बेचने वाले के बच्चे थे ज़्यादातर, और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में भी थे थोड़े बहुत, बट उसमें भी है, जैसे मेरे पापा भी मोटर मैकेनिक डिपार्टमेंट में थे, तो हम उसी ग्रुप में आ गए। तो वहाँ फिर कंपैरिजन कम हुआ और मुझे बहुत मौका मिला। ये कुछ बातें थी जया की जब वो अराउंड 1990s में थी, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बोल रही थी। अब मैं क्या कहूँ, बनाने वाले ने तो कोई क्लास बनाया नहीं, और हम लोग इंसान शायद कभी कभी ये क्लासेस, ये मेंटालिटी लेके आ जाते हैं। ये मेड, ये लेबरर, ये कुक की लड़की है, अरे क्या हो जाता है उससे। इंसान तो इंसान ही है ना। सोचा पॉडकास्ट से कुछ ये भी बातें सामने लाऊं। एक और चीज़ मैं ये 40 साल की जया प्रभा महतो से सीखता हूँ, जो मेरी गेस्ट है। वो कहती है कि दिव्येश, मैं वीर नारी हूँ। मुझे ये एपिसोड में वीर नारी शब्द भी एक मिल जाता है, बहुत गर्व वाला शब्द है। जब कोई फौजी लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है ना, तो उसकी पत्नी को वीर नारी कहते हैं। ये तो सिर्फ पार्ट 1 है जो आप अभी सुन रहे हो, जिसमें हम जया का बचपन से लेके उसकी शादी तक का फेज हम कवर कर रहे हैं। अगले पार्ट 2 में हम उनके हस्बैंड यानी कि शहीद राजकुमार महतो से बात शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अपना परिचय शहीद की पत्नी से ही देना चाहूँगी। राजकुमार महतो जो थे हमारे 5RR में पोस्टेड थे, और उनकी एक अलग जर्नी है। मैं कैसे जुड़ी वो मैं अभी कहानी में अपने बताऊँगी। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं एक वीर नारी हूँ, और ये जो वीर नारी है ये सैनिक की विधवाओं को बोला जाता है। तो मैं शहीद लांस नायक राजकुमार महतो की वीर नारी हूँ। अभी मैं झारखंड गवर्नमेंट में साइंस टीचर हूँ, और मैं JCERT, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, JCERT जैसे NCERT होता है ना, तो इससे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और अपने स्टेट के लिए मैं बुक लिखती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ। बहुत सारे जो कार्यक्रम उनके चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं इंगेज रहती हूँ, और इस तरह से मैं अपने भी प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम कर रही हूँ। और बच्चों के साथ जुड़े रहना मुझे बहुत पसंद है। मेरा प्रोफेशन ही है टीचिंग, तो मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ। 6 to 8 के बच्चों के साथ जुड़ी हूँ। वैसे हमारा स्कूल जो है एलिमेंट्री स्कूल है, तो छोटे बच्चे हमारे के इर्द गिर्द ही मेरा काम रहता है। और जिस तरह बच्चों को हम टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम जो चाहते हैं वो बच्चों को बनाने का काम कर सकते हैं। जिस तरह एक कुम्हार एक घड़े को शेप देता है, तो हम भी वो शेप देते हैं। और ख़ासकर मैं बताऊं कि मैंने प्राइवेट स्कूल में भी काम किया है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जुड़ी हूँ। तो जब मैं प्राइवेट स्कूल में थी तो वहाँ क्या था ना कि हमारे जो बच्चे आते थे वो संपन्न फैमिली से आते थे, उनको उतनी कमी नहीं थी। लेकिन अभी मैं झारखंड कि जो सरकारी स्कूल में से जुड़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी हूँ, तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही गरीब, बहुत ही डिसएडवांटेज फैमिली जो बोलते हैं, ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो वो जो काम करने का एक अपना सुकून होता है कि हम कैसे इनको अपने पैरों पर खड़ा करें, हम कैसे इनमें जो नैतिक मूल्य होते हैं और जो उनमें बदलाव लाना चाहते हैं, हम ज़मीनी स्तर पर रहकर उनके लिए काम करते हैं। टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाकर चले जाना नहीं होता है, उनसे एक जुड़ाव और उनको थ्रू आउट हम उनको गाइड करते रहते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हो सकते हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर ही हैं, तो उनके लिए अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली अगर चेंज हो जाएगा, अगर हम उन्हें अच्छे से एजुकेट कर देते हैं, तो एक गाइडलाइन दे देते हैं। तो मैं भी उसी स्थिति में पाती हूँ जहाँ मेरे झारखंड स्कूल के बच्चे हैं कि मेरे पास भी मेरे पेरेंट्स भी उतने सक्षम नहीं थे वैसे कि मैं बहुत
बहुत बड़े स्कूल में पढ़ूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ। और जिस परिस्थिति में वे हैं कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए बच्चे हैं या कुछ लेबर के बच्चे होते हैं, तो मेरा भी जो हमारा भी जो परिवार है वो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो हमारे ये जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी एक लगता है कि मैं एग्ज़ाम्पल, जीवंत तो एग्ज़ाम्पल हूँ उनके साथ, लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं उनको भी कहती हूँ, और ख़ासकर मैं लड़कियों के साथ जब काम करती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में जो ऐसे बच्चे आते हैं जो सुबह कहीं मेड का भी काम कर रहे हैं ताकि वो अपने परिवार को सपोर्ट करते हुए या कुछ अपनी ज़रूरतें पूरा करते हुए छोटे मोटे अपने जैसे फुचका बेचते हैं या कैटरिंग का काम करते हैं। हम जब अपनी प्रोफाइल भरते हैं ना तो हमारे पास ऐसे ही एक ग्रुप आ जाता है बच्चों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो जाएं, क्योंकि इनकी भी शादी जल्दी हो जाती है, लड़कियों के लिए सोचते हैं कि चलो शादी कर देते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हूँ, चाहे वो 8 क्लास हो, जब भी मुझे मौका मिलता है, या बड़े बच्चे हों, तो वहाँ मैं ये बताती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। और पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये आपसे कोई ले नहीं सकता है, आप जितना दोगे उतना आपके पास बढ़ेगा ही। तो इसके जरिए आप अपनी किस्मत अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। सो जय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि आपकी भी इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। सो क्या आप माता पिता आप क्या करते थे? आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज थी जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरे पिताजी हैं वो किसान थे और साथ में एक फैक्ट्री में ही काम करते थे। तो वो गवर्नमेंट फैक्ट्री था। उस समय हमारा झारखंड अलग नहीं हुआ था, वो बिहार था। तो फिर जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे और मैं क्लास 6 में ही थी, उस टाइम वो बंद हो गया। तो बंद हुआ, बट वो गवर्नमेंट का था तो कुछ हाफ पेमेंट, कभी कुछ पेमेंट, कभी नहीं मिलता था। ये सिचुएशन आया जब मैं 6 में थी। तो उस वक्त क्या था, हम 3 भाई बहन हैं। तो 3 भाई बहन में मैं एक मिशनरी स्कूल है कार्मेल, उसमें मैं पढ़ती थी। भाई भी मेरा कार्मेल 5th स्टैंडर्ड करके, जब मुझे 6 में एडमिशन लेना था, वो प्राइमरी स्कूल था। तो कार्मेल का ही इंग्लिश मीडियम था कि आप उसमें जा सकते हैं, पर उसकी फ़ी उस समय 100 रुपीज़ थी, और जो मैं स्कूल में पढ़ने जा रही थी उसकी फ़ी 15 रुपये थी। तो पापा का जो पेमेंट तो बहुत कम था, तो मुझे वहाँ से निकाल कर हिंदी मीडियम में डाल दिया गया, और छोटी बहन को गवर्नमेंट स्कूल में, और भैया भी इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल में उनको आना पड़ा। तो एक बचपन में हमारा क्या है कि हम लोग, पापा जो फैक्ट्री में काम करते थे उसी बस से आना जाना होता था। तो वो जो बस थी वो टाइमली चलती थी, तो हमारा सुबह ही हम चले जाते थे बस से, और फिर हमारे जब छुट्टी हो जाती थी तो हमें बस का वेट करना पड़ता था। वो बस 3-4 स्कूल के बच्चों को लेकर आती थी। तो इस तरह जो हमारा बचपन है ना, स्कूल में ही बीता। यानी हम स्कूल के बाद भी रुकते थे और वापस हम 4 बजे आते थे, और सुबह 6 बजे हम जाते थे। और ये जो स्कूलिंग और बस में, कभी ट्रक में, क्योंकि हमारे जो बस ख़राब हो जाती तो फैक्ट्री का ट्रक जाता, तो वो काफ़ी दूर, हमारा लगभग 15-20 किलोमीटर दूर था स्कूल। तो हम लोग इस तरह धक्के खाते हुए, सीखते हुए, मज़े करते हुए स्कूल में पढ़े। और एक चीज़ मैं यहाँ शेयर करूँगी कि जब मैं इंग्लिश मीडियम में थी, वो जो 1 to 5 का आप कहते हैं, तो ना कहीं बचपन का ये एक जुड़ा हुआ है, मुझे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था प्राइमरी स्कूल में। अभी तक इसलिए याद है, बचपन में आप 5 स्टैंडर्ड में है तो अराउंड आप 11 ईयर्स के होंगे, बट कुछ बातें ना आपको ये याद नहीं है कि आपका पढ़ाई में या मैथ्स और ये सब्जेक्ट याद नहीं है, लेकिन आपके साथ किस तरह टीचर बिहेव करते हैं, किस तरह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कैसे फ्रेंड्स रहते हैं, वो कहीं ना कहीं याद रह जाता है। तो आप मानेंगे नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटी इसलिए कम नहीं मिलती थी कि मैं अपने जनरेशन में, जो आप बता रहे हैं ना, फर्स्ट जनरेशन हम लोग पढ़ने निकले थे। हम भैया, मेरी बहन, पापा मेरी मैट्रिक तक आई थिंक पढ़े हैं, और मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो माहौल नहीं था घर में हमारा। हम स्कूल में जो पढ़ते थे, घर आने के बाद वो हमें मिलता नहीं था, हमको कोई गाइड किया तो हम बैठते ही नहीं थे पढ़ने। तो स्कूल में ना कभी जैसे इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हैं तो हम एक सेंटेंस रीड नहीं कर पा रहे हैं,
तो मतलब ही थोड़ी दोस्तों से कंपैरिजन हो जाता, उसको देखो तुम पढ़ नहीं पाते हो, इस तरह से कोई प्रोग्राम भी होता है ना तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता मुझे। कि जैसे ना मैं थोड़े, हम लोग दिखने में भी हम लोग ट्राइबल हैं तो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्स है हमारा। हाँ और हाँ आप देखेंगे कि अगर थोड़े भी बच्चे हम लोग तो ऐसे एक परिवार से आ रहे थे जहाँ ये सब चीज़ है ही नहीं, मतलब आप खा पी रहे हैं, खेती में बिजी हैं, तो ना हमारे पास 2 जोड़े कपड़े होते थे। बुक्स आ जाए त्यौहार में, दुर्गा पूजा का वेट होता था कि दुर्गा पूजा में कपड़ा मिलेगा। तो इस तरह हम लोग का लाइफ था। लेकिन हमारे जो फ्रेंड सर्किल होते थे वे बहुत टिफ़िन लंच बॉक्स खोलते थे, तो मुझे भी ख़राब लगता था कि मेरा लंच बॉक्स में वो नहीं है जो मेरे फ्रेंड्स के लंच बॉक्स में है। तो आप समझ रहे हैं, ये मेरा 90s की बात है, 90s में। हाँ तो हाँ वो कंपैरिजन भी मुझे आज तक है कि मुझे वो नहीं मिला। लेकिन जैसे मैं हिंदी मीडियम आई तो वहाँ क्या है ना कि एक हमारे जैसे ही बच्चे, सब्जी बेचने वाले के बच्चे थे ज़्यादातर, और कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में भी थे थोड़े बहुत, बट उसमें भी है, जैसे मेरे पापा भी मोटर मैकेनिक डिपार्टमेंट में थे, तो हम उसी ग्रुप में आ गए। तो वहाँ फिर कंपैरिजन कम हुआ और मुझे बहुत मौका मिला। तो जैसे स्पीच में, डिबेट में, आप मेरा स्पोर्ट्स देखेंगे तो मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में, आप मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जेवलिंग थ्रो, क्या बात रिले रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, मतलब मैं हर गेम्स में मैं बहुत बढ़िया थी, बहुत हर चीज़ में मैं जीत के, मतलब फर्स्ट सेकंड ही आना है। तो इसको देखते ही मैं 10th क्लास में स्पोर्ट्स कैप्टन भी बनी। तो वो जब स्पोर्ट्स में आप आ जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत और टीम वर्क ये सब बच्चों को बहुत मिलता है। तो पढ़ाई के अलावा मुझे लगता है मैं पढ़ाई में तो एवरेज रही, बट स्पोर्ट्स पर्सन मेरे में है, स्पोर्ट्स का जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं आपको ना बाद में भी बहुत हेल्प करता है। तो वो मेरा बहुत अच्छा फेज़ रहा, और मैं बहुत, मुझे जो 6 to 10 का जो मुझे लाइफ मिला ना, तो वो बहुत कुछ सीखने वाला, तो वो मुझे मिला। लेकिन जैसे ही हमारे जो हमारा कल्चर है या जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, वहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, जल्दी कर दी जाती है। जैसे मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी 9th में हुई, तो 9th में दीदी की, जो मेरी बड़े पापा की बेटी की शादी 9th में हुई। जब जीजाजी आए थे देखने के लिए, हम लोग तो छोटे थे, दीदी से बहुत छोटे थे, तो सबने बहुत प्रॉमिस किया कि हाँ इनको पढ़ाएंगे। तो लेकिन जब लेकर गए ना, रांची में ही शादी हुई है, उनके गांव है सुकुरहोटो, तो देखा मैंने कि वहाँ ना चना बहुत उगाते हैं। वो जो समर में जब होता है ना, जो हम लोग खाते, झंगड़ी बोलते हैं हम लोग उसे, वह ग्रीन वाला, तो वो ना बहुत होता है। तो वहाँ खुद भी दीदी भी को भी काम करा के और फिर बेचने भी भेज देते थे। तो वो सब मैंने देखा ना कि प्रॉमिस करने के बाद भी ना ससुराल वाले लोगों ने उनको पढ़ाया नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि शादी नहीं करना है, शादी के बाद पढ़ाई रुक जाती है। तो ये मेरे में था। 9th में मेरे लिए एक रिश्ता आया था, जब मैं भी 9th में थी। तो एक फैक्ट्री जो पापा काम करते थे उसके बगल में ही एक उषा मार्टिन है, वहाँ मतलब आप तब 14 इयर्स के होंगे? आए, हाँ 14 में। तो जब मैं थी तो उसमें भी एक रिश्ता आया, क्योंकि दीदी की शादी हुई, वैसा कल्चर हम देखते आए हैं। तो मुझे नहीं बताया गया, बट घर में आया था, और पापा को ये पता था कि मिशनरी स्कूल में फिर लड़कियों को, मैरिड लड़कियों को फिर अलाउड नहीं है। बराबर। तो इसलिए शायद 9th में मेरा बात रिश्ता हुआ नहीं, या कोई अलाउ ही नहीं किए कि कोई आना था, जिसको आना था वो आए नहीं, कि कम से कम वो मैट्रिक कर ले, 10th दे दे। तो ये सब बातें होती थी, हमसे कोई बात नहीं करता था, पर पेरेंट्स के बीच में ये बातें होती थी कि रिश्ता करना है या हम बड़े हो गए हैं। तो पता नहीं ना, बचपन भी मैं अच्छे से नहीं जी। मुझे तो लगता है मैं कोई भी लाइफ ढंग से, मतलब एक जो प्रॉपर एज होना चाहिए शादी की, या प्रॉपर एक गृहस्थ जीवन होना चाहिए, या प्रॉपर मैं अपने बच्चों को अपब्रिंग करने का एक स्टेज होता है, हाँ जी, हाँ जी। सब चीज़ ना प्री हो गया, ऐसा फील हुआ। तो मुझे अपना ये हाई स्कूलिंग बहुत, मैंने मस्ती किया और बहुत अच्छा से बीता। और मुझे लगता है जो स्पोर्ट्स में मैंने बहुत कुछ किया, और शायद शादी नहीं होती तो शायद मैं स्पोर्ट्स में और भी आगे आती, क्योंकि नेशनल लेवल पर मैं खो खो भी गई थी। तो जैसे मैं बता रही थी कि हमारे समुदाय में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, तो मैंने भी 10th दे दिया। तो 10th देने के बाद मेरा ये पहला ही रिश्ता आया। अभी तो हम सीधे जया की शादी के वो फेज में पहुंच गए। जया की शादी तब हो जाती है जब वो अराउंड 10th में पढ़ती होती है।
लेकिन हम जया की शादी के बाद वाली लाइफ में जाए या वो फेज में जाए उससे पहले मैं थोड़ा और क्यूरियस था जानने के लिए जया की स्कूल लाइफ। मतलब वो एक छोटे से गांव में पढ़ती थी, तो जया का 3-3:30 बजे उठना, फिर फैक्ट्री तक जाना, कभी पापा जब साइकिल चलाएंगे तो उसके पीछे बैठ जाएगी। वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला होता है। 6 बजे फैक्ट्री पहुंचेंगे, वहाँ से बस में जाएंगे और करीबन शाम को आई थिंक अराउंड 5 या 6 बजे जया वापस आती थी। फिर मैं जया को एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि वो बताती है कि वो 3 बजे सुबह में उठ के पढ़ती थी। मैंने पूछा कि आपको पढ़ने का शौक कैसे जगा? जैसे मुझे यह है कि हम अपने गांव में भी जब थे, अपने घर पे भी थे, तो पापा हमें ना, जैसे मम्मी लोग, हमारा खेत उतना नहीं है, मायका में मेरा खेत उतना नहीं है, ससुराल में खेत है, तो माँ मेरी ना सुबह उठ के सारा काम करके खेत में काम करने चली आती, लेकिन पापा ने हमें कभी इंगेज नहीं किया खेती बाड़ी में, कभी नहीं कि इसको पढ़ना है। पापा का जो सोच देखते हैं ना कि वो लड़कियां हैं तो भी मतलब कभी शौकिया हम चले गए, बट कुछ चीज़ों में हमारा हेल्प हो जाता। जैसे हमारे गाय थी तो हम लोग गाय चराने चले जाते भैया के साथ, तो फिर ना वहाँ भी हमारे कॉपीज़ कभी कभी ना एग्ज़ाम के टाइम कॉपी लेके चले जाते। और कभी क्या है ना, आपके साथ पास तो ग्रुप ऑफ गाय है ना, तो वो हमारी कॉपियाँ खा जाती मतलब ऐसा हो जाता कि अरे वो तो इधर से जाके हमारा कॉपी ले गया। तो बहुत कम कुछ ऐसी यादें हैं। फिर जैसे कभी जैसे हम धान वगैरह काटते थे तो सुबह 4 बजे 3 बजे तो घर का हर सदस्य उठ जाता है, क्योंकि वो करते हैं ना, जब उसको आप निकालते हो, सेपरेट करते हो ग्रेन को हस्क और उससे, तो वो जो गाय को ना दौनी करना कहते हैं, यहाँ गोल गोल घुमाते हैं, तो हम लोग मज़े में करते थे। वो कभी प्रेशराइज नहीं हुआ कि ये काम है आपका, ये काम है। और पापा हमें हमेशा ना अलग रखे कि इस तरह का ना बर्डन इनको नहीं है। और खेत वाला, माँ थोड़ा बोलती कि हमारा तो सोसाइटी वही है ना, कल तो अगर हम ऐसे ही घर में जाएंगे जहाँ खेती है, जहाँ अगर खेत का काम नहीं आ रहा है तो ये कैसे करेगी, ये सब पापा के बीच में होता। लेकिन फिर भी मेरे फादर ऐसे थे ना कि हम तीनों भाई बहन को इस तरह के काम में रेयर हम इंगेज थे एकदम। आपके स्कूल के टिफिन में क्या हुआ करता था जया, जब इतना सारा चलना होता था और आप जब स्कूल पहुंचते थे थके हुए, सुबह 3 बजे 4 बजे लगे हुए? हमारा तो देखो, हम लोग बहुत रूखे सूखे खा के बड़े हुए। एक्चुअली ना ये टिफ़िन सिस्टम से भी याद आता है ना कि हमारे जब कॉन्वेंट में थे, मतलब जब वो प्राइमरी स्कूल में थे, तो हमारे पिकनिक जाया करते थे हम लोग। तो पिकनिक में ना स्पेशल फूड के लिए टीचर बोलती थी, तो उस टाइम भी ना हमें माँ ऐसे ही सूखा रोटी या कुछ भुजिया डाल दी, 4 रोटी डाल देती थी और भुजिया ऐसे। तो मैं पापा को बोलती ना, आज टीचर बोले हैं कि अच्छा खाना लेकर आना है। तो अच्छा इन द सेंस कि वो लोग तो कुछ ऐसे टोस्ट, सैंडविच, कुछ फ्रूट्स, कुछ मिठाई। फिर मेरे पापा 2 रोटी निकाल के रख लेते हैं, 2 रोटी कम करके 2 रसगुल्ला खरीद के डाल देते हैं। तो ना वैसा करते, मतलब आप ना समझ, पापा का ना अजब अलग सा ये था। वो माँ को कितना भी बोलते हैं, माँ कहाँ से लाएगी, माँ बाहर निकलती नहीं है, मार्केट जाती नहीं थी, तो वो कहाँ से करेगी। और जो उनके पास, मैं भी अभी सोचती हूँ ना कि माँ के बारे में भी कि माँ इतना क्यों, तो लगता है कि माँ उससे भी गरीब घर में थी। जहाँ से माँ आई, नानी घर मेरा जो है वो एकदम जंगल में है। आप कभी आओ रांची, जो हम जहाँ हमारे घर है ना, उससे 20 किलोमीटर और पीछे चले जाएंगे तो वो एकदम जंगल है। तो वो जंगल में वो गांव है हुरहा, और वो जंगल एरिया में लोग लकड़ियां बेचकर अपने लाइवलीहुड है उनका, लकड़ियां बेचना, महुआ चुनना, फल बेचना। तो माँ मेरी वैसे जगह से है, तो वो तो बहुत कमी देखी है। तो उनको थोड़ा बहुत पापा देते भी होंगे ना, तो वो सोचते हो कि सेव कर लें, मुझे आगे काम आएगा या कुछ कर ले। मैं आज तक माँ को ना, जैसे मैं देखती हूँ, मैं अभी भी कितना भी साड़ी दे दूँ कि आप ऐसे रहो, ऐसे करो, तो वो ना संजो के रखती हैं, यूज़ नहीं करती हैं। मतलब वो ना उनके बिहेवियर में आ गया है, वैसा देखा होगा उन्होंने। तो सोच सकते हैं आप कि हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं या हमारा कैसा जनरेशन आ रहा है, एकदम ऐसे। फिर आप ऊपर जा रहे हो अभी, बराबर है ना। सीधी बात है। तो ये जो बस में जब हमारा खाने पीने का, मैं तो एक इंसिडेंट जोड़ दी, और हम सुबह 1 रोटी ऐसे ही खा के, चाय के साथ रोटी खा लिया हमने, कभी खा लिया कभी नहीं। और हम लोग गाय पालते हैं ना, तो हमें दूध बहुत अच्छा मिल जाता है।
तो दूध रोटी आज तक मेरा फेवरेट है। मैं कहीं चली जाऊँ, अगर वर्कशॉप में चली जाती हूँ, ट्रेनिंग में चली जाती हूँ ना, तो 4-5 दिन अगर वहाँ के खाना खाने के बाद मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं दूध रोटी ना खाऊं। बात है। क्योंकि बचपन से सब्जी रहे ना रहे दूध रोटी हमें मिल जाता था, तो वो सुबह हम दूध रोटी खाकर निकलते थे। और टिफ़िन में ना घर में ही जो हमारा कुछ सब्जी उग जाते हैं, और सब्जी नहीं हो तो आलू की भुजिया, तो वही जो है सुबह दूध रोटी एंड दूध रोटी, हाँ। एंड दोपहर में 4 रोटी या 2 होते होंगे, 2 हम लंच में खाते थे और 2 हम सिर्फ रोटी के साथ कुछ होता था या जस्ट रोटी? ऐसे ही रोटी सब्जी जो हो गया, जो कुछ भी जो भी सब्जी थे वो खा लिए हम। और हमारे सब फ्रेंड्स लेकर इसी तरह आते थे, छुट्टी के बाद हम 2 रोटी बचा के रखते थे कि वो खाना है छुट्टी के बाद। तो उस तरह से हमारा लंच बॉक्स पैक ही होता था कि 2 रोटी दोपहर के लिए, 2 रोटी छुट्टी के बाद के लिए, और 2 रोटी शायद या 1 रोटी हम खा के 2 रोटी आते थे। तो ऐसे ही था, कोई ऐसा हमें पॉकेट मनी नहीं मिलता था कि एकदम से आप कुछ बाहर भी खाओ या कुछ ऐसा। बस जो फ्रेंड्स खा लिए हम लोग मिलके सारे, और फिर शाम में 5 बजे हम घर पहुंच जाते। अभी मैं जा रहा हूँ जया की वो शादी की मूवमेंट पे, जब वो 10th में थी। 16 साल के हम थे, 16 मैंने, मतलब पूरा भी नहीं हुआ था मेरा अराउंड। तो शादी क्या होता है, शादी की बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना लाइफ, हस्बैंड वाइफ का जो अपना पर्सनल रिलेशनशिप होता है, वो मुझे में कुछ नहीं पता। और ना ही कोई काउंसलिंग होती है। अगर हमारे उस एज में भी शादी हो रही है 16 साल में क्या पता होगा? तो एक काउंसलिंग होनी चाहिए ना, पेरेंट्स की तरफ से भी, मदर की तरफ से एटलीस्ट। तो मे बी जो झिझक या शर्म होता है उसकी वजह से शायद हम लोग ओपन अप नहीं होते हैं कि अपने, जैसे माँ को पता चला होगा अपने, तो मे बी मुझे भी अब खुद पता हो। तो वो जो है ना, जैसे आप बोलते हैं कि बचपन तो मेरा ऐसे ही बीत गया, स्कूल आना जाना मतलब बस में एंड वो बच्ची होती है 16 साल की, तो हाँ। बच्ची होती है, उसके सपने होते हैं, वो अपनी लाइफ में होती है, राइट? बराबर। तो आप ना, जैसे मुझे ये याद है अभी, जैसे मेरे लिए भी रिश्ता आया था तो मैंने एकदम ना कह दिया। मेरे यहाँ मेरे छोटे दादाजी की जो बहू है, यानी मेरी चाची, हाँ हाँ उनके रिश्तेदार थे वो मेरे हस्बैंड। तो वो कहीं ना कहीं उनको हिंट किए थे कि आप वहाँ जा सकते हैं। जिस तरह मेरे हस्बैंड को भी चाहिए था ऐसी लड़की जो पढ़ रहे, जिसमें पढ़ाई की सोच हो, उनको भी यही चाहिए था। वो भी अपने घर में फर्स्ट जनरेशन वाले पढ़ने वाले थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि पढ़ाई से ही हमारा घर या आगे जो जनरेशन है वो चेंज हो सकता है। तो वो सोच वाले थे मेरे हस्बैंड भी। तो जब आए देखने, तो उस टाइम तो मुझे थोड़ी पता है उनकी सोच क्या होगी, कैसे होंगे, क्या बैकग्राउंड है। तो वो ना पूरे फौज में थे और उनकी ज्वाइनिंग 19 में हुई थी, 19 ईयर्स में, जवान थे। 19 साल में उन्होंने फौज ज्वाइन कर लिया था। तो वो जब ना इंटरमीडिएट करके पार्ट 1 में थे, बीकॉम पार्ट 1 में, कॉमर्स का स्टूडेंट थे, तो पार्ट 1 में वो थे, उनकी जॉब लग गई थी। जब उनकी जॉब लग गई तो 3 साल वो जॉब कर ही लिए। 19, 20, 23 साल थी उनकी उस टाइम जब वो शादी के लिए आए थे। 3 साल से लड़कियां देख रहे थे, इसलिए जब वो मुझे देखने के लिए मेरे यहाँ आए ना, यहाँ मतलब जब मेरे घर आए पहले, तो हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे हम लड़कियां मैट्रिक दे दिए तो जो फ्री टाइम होता है तो उस समय क्या करेंगे, तो सिलाई सीखेंगे, कुछ कंप्यूटर सीखेंगे। तो कंप्यूटर कोर्स महंगा होता है, तो मैं सिलाई में जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में। घर में एक मशीन भी था, तो वही सिलाई का मैं कुछ लेकर बैठी हुई थी। और शाम को 7 बजे लगभग धड़ 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 मेरे जो रूम था, हमारा घर था, 5 मतलब धड़ 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 5, 10, 15 लड़के घुस गए। मैं सोची ये कौन आ गए ऐसे, मुझे क्या पता कि ऐसे देखने आए हुए हैं शाम को 5 बजे। और उस टाइम लाइट चली गई थी। वो जैसे एंटर कर रहे हैं और मैं डोर पे खड़ी हूँ, और सबको मैं देख के ही, मेरे को देख के ही सब अंदर गए, बट लाइट नहीं थी। मैं निकल गई बाहर। फिर पता चला कि लड़के हैं, कुछ हैं जो देखने आए हैं। मुझे नहीं करना शादी, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ये बोल के मैंने गई नहीं, या कुछ हुआ नहीं। वहाँ ना क्या होता था, पहले हमारे घर पे कुछ फ़ोटो टंगे होते थे पापा लोग के साथ के, फैमिली पिक्चर ना, खूब हम लोग स्टूडियो में जाके खिंचवाते थे। उस तो फ़ोन और ये तो था नहीं, तो स्टूडियो में जाकर ना बड़ा कुछ फ़ोटो लगे हुए थे हम लोग के। तो उन फोटो में ना कब कौन सा बचपन, ये लड़की होगी, ये सब आवाज आ रही है मुझे बगल के रूम से, ये होगी, ये होगी। अच्छा, आप दूसरे रूम में चले? हाँ, मैं दूसरे रूम में चली गई। मैं तो भाग गई वहां से। शादी की बात हो रही है, अब चले गए? हाँ, मैं दूसरे रूम में चली गई। तो
तो मैं सुन रही थी ये होगी वो होगी। अब मुझे पता चल गया कि ये लोग तो मेरा अब नंबर लगा रहे हैं शादी की। और उसके बाद मैं निकली ही नहीं, कुछ बोली ही नहीं। और मैं नहीं निकली तो फिर थोड़ी देर के बाद चले गए, ये लोग भी चले गए। पता नहीं क्या बात हुआ नहीं हुआ। फिर हुआ कि मेरे गांव से मेरे एक मामा है, क्योंकि हमारा शादी ना अभी भी एक गांव से दूसरे गांव में होती है और वो गांव बिल्कुल करीब रहता है। वो फिर पापा को बताया, नहीं नहीं जो कल गया था वो लड़का बहुत बढ़िया है, पीता खाता नहीं है। पीना खाना भी तो आपको बताया मैंने हमारे कल्चर में है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लड़का पीता खाता नहीं है, कोई नशा नहीं करता है। फौज में वो 3 साल पहले ज्वाइन किया है। उसका कहीं भी आप हर तरह से पूछ लो, सोशल है, मतलब अच्छा है, हाँ कैरेक्टर सब कुछ अच्छा है। 2-4 दिनों के बाद दोबारा देखने आए मुझे। पहली बार आपके राज नहीं आए थे? पहली बार नहीं नहीं आए थे ना पूरी सेना लेकर। तब तो आप तो वो तो मैं तो बोली ना कि मैं सिलाई करके जैसे बैठी हुई थी, उसके बाद वो लाइट कटा हुआ था और सारे एंटर किए, मैं भाग गई। तो जैसा कि जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो मैं आई थिंक सिलाई क्लास या कहीं जाने वाली थी और मेरी फ्रेंड एक थी जो 9th में पढ़ रही थी। तो बोली ना कि वो जाना नहीं चाह रही है, शादी करना है। अच्छा कम से कम देख ले। हाँ थोड़ी हो जाता है, लोग मुझे ऐसे समझा रहे हैं कि अरे भाई शादी तो करना ही है, अगर चली जाओगी मिल लोगी तो क्या हो जाएगा, पसंद थोड़ी आ जाता है। तो फिर मेरी फ्रेंड को बुलाया गया कि चलो ठीक है, ये साथ में रहेगी साथ में जाएगी। और कुछ नहीं, मुझे तो शादी करना नहीं था ना, तो मैं वैसे तैयार हुई नहीं, जैसे नॉर्मल रहती हूँ वैसे ही। जैसे कि दीदी लोग को देखा था मैंने, खूब सारा तैयार होकर साड़ी पहन के अच्छे से गई थी, सज धज के जो होता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पसंद करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, शादी करना होगा तो ऐसे ही करेंगे, और नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। और सबके हाथ में मैंने नाश्ता पकड़ाया, सब लोगों ने मुझे ऊपर से नीचे घूरा देखा, और मुझे नहीं पता था इतने में लड़का कौन है, क्योंकि सारे तो उन्हीं एज ग्रुप के थे, उनके फ्रेंड्स आए थे देखने के लिए। तो हम बोले ऐसा कौन आता है देखने के लिए, इतने सारे लोग। अब मुझे नहीं पता किसमें लड़का कौन है। फिर लड़का बोले, मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे उनसे अकेले में बात करना है। तो फिर मुझे बुलाए वो, तब सारे उनके फ्रेंड्स बाहर और मैं गई मिलने के लिए। मैं बैठी तो ना मेरे हस्बैंड भी ना शुरू नहीं कर रहे हैं बात। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर चुप। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने बोला आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला राजकुमार। जैसे उन्होंने राजकुमार बोला ना, मैंने मन में सोचा राजकुमारी तो मैं बनने वाली नहीं, मतलब ये राजकुमार है तो मैं तो इनकी राजकुमारी बनने वाली नहीं। मन में मैंने सोचा ऐसा। अच्छा तो देखिए शादी तो सबको करनी होती है एक स्टेज पे, तो मैंने सोच रहा हूँ, तो आप क्या सोचती हैं? तो मैंने बोला देखिए मैं तो नहीं सोचती हूँ शादी उदी के लिए अभी, मुझे तो पढ़ाई करना है। तो हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे भी पढ़ने वाली ही लड़की चाहिए जो आगे पढ़े, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। तो मैंने उनको साफ, मैंने एक एग्जाम्पल देते ही वही बोला कि मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी हुई और वो प्रॉमिस किए और ले जाकर खेतों में काम कराएं, लेकिन नहीं पढ़ाएं। तो मुझे तो एकदम बिलीव नहीं है कि आप सही में मुझसे भी शादी करके मुझे पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं पढ़ाई कंप्लीट करूँगी ना, तब मैं करूँगी शादी, अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है। बट ये तो हमारी आपस की बात हो रही थी ना, तो मैंने उनको फिर भी बोला कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना बोल देना, क्योंकि मैं ना बोलूँगी ना मेरी तो अच्छी खासी क्लास हो जाएगी। तो वो क्यों बोलेंगे आप बताओ, अभी तो हमारा कोई बॉन्ड नहीं है, वो मुझे क्यों समझेंगे। तो जैसे ही मैं तो खूब खुश, जैसे ना बोल के मैं मोहल्ले में चली गई, मैं उड़ गई, मतलब घर में भी नहीं टिकी। जैसे मैं निकली होंगी, मेरे हस्बैंड के सारे दोस्त फिर रूम में चले गए, और रूम में जाते ही ना जितना नाश्ता बेचारे आधा भी नहीं खाए थे, वो अपना अपना प्लेट उठाया, सबको बोला ना प्लेट नीचे, खाना नहीं है। लड़की ने मुझे ना बोल दिया, अब यहाँ से कुछ ना खाना है ना पीना है, मतलब खाए भी नहीं, और बोल दिया कि लड़की ने ना बोल दिया। अब तो ना लड़का गया नहीं कि पूरा मोहल्ले में बात फैल गई। और जाने के बाद जब मुझे बुलाया गया, फिर बुलाओ उसको, ना बोल देती है। पर मेरे बड़े पापा बहुत सपोर्टिव, अरे मन नहीं है तो मत करो ना, बड़ी बच्ची है, अच्छा पढ़ रही है, उसको पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेगी। लास्टली जब मेरे हस्बैंड दोबारा उनको बुलाया गया और मुझे लिख कर दिए कि आप जितना पढ़ना चाहती हैं मैं पढ़ाऊंगा,
तब मैं रेडी रिटर्न हूँ। में लिख के दिया। हाँ, रिटर्न में मतलब एकदम। आपके हस्बैंड ने, आपने एक बार मना कर दिया था, फिर वो चले भी गए थे अपने दोस्तों को लेके कि भाई चलो यहाँ पे भी कुछ खाना हाँ। नहीं है, चलो यहाँ से। फिर भी उनके मन में भी इच्छा थी, फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, मतलब वो ना उनको ज़्यादा धक्का लगा। उनको क्यों लगा, वो लगभग 13-14 लड़कियां 3 साल से छांट रहे थे और पहली बार किसी लड़की ने उनको छांट दिया। तो उनको भी एक तरह से ना वो था कि तो कुछ अलग ही। हाँ, कि जहाँ मैं पसंद, अभी तक मुझे कोई जज नहीं रही थी, कोई पसंद नहीं था, और अभी जब मुझे कोई पसंद आया तो वही मुझे छांट दे रही है। यहाँ पे मैं ये एपिसोड को एंड कर रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, जया के साथ तो मैंने कुछ 6 घंटे बात की थी। उतना तो समय किसके पास है सुनने के लिए, किसी के पास नहीं है। बट वो जो चंद मोमेंट्स थी ना, उसको ना ऐसे जया के पिटारे से खोल के ना ऐसे इकट्ठे करके ना रख दी है आपके सामने, तो वो बन गया 30 मिनट का करीबन ये एपिसोड। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे राजकुमार महतो यानी कि जया के हस्बैंड की कितनी ऊंची सोच थी। जया की शादी होती है तब तो 10th में पढ़ती है। वो जया को कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई फौजी लड़ते लड़ते जब शहीद होता है ना, और वो भी कैसे शहीद हुआ, कहाँ पे वो लड़ रहा था, वो पूरी वीर गाथा जब कोई वीर नारी सुना देना तो वो स्टोरी नहीं कहलाती, वो कुछ और बन जाता है। मेरे पास वो शब्द नहीं, उसको क्या कहेंगे, वो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। जस्ट लास्ट 2 चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। अगर ये पूरी स्टोरी कभी सुनो ना, तो कभी खुद के लिए रिफ्लेक्ट करना कि जया की लाइफ कैसी थी। इसको ऐसे सुनोगे ना तो ये टाइम पास हो जाएगा, पर सुन के ना अपनी लाइफ में कभी सोचना कि आसान कौन सी चीज़ थी जया के लिए। हर फेज कुछ भी आसान नहीं था। तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन लाइफ, जस्ट थिंक व्हाट इज इट दैट यू फील इट्स वेरी हार्ड, एंड देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस एपिसोड विच कैन मेक दैट हार्ड थिंग to work in your way, not against your way. And yes, join जज्बा ग्रुप। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी है। जिन को भी ये मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं वो लोग वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, जहाँ पे मैं गेस्ट के बारे में, अगला एपिसोड कौन है, किसके बारे में, वहाँ की अपडेट देता हूँ। एंड सब्सक्राइब, नॉट लाइक यूट्यूब सब्सक्राइब, बट जस्ट सब्सक्राइब एंड रिव्यू आप लिख सकते हो ये एपिसोड के नीचे कि एपिसोड में आपको क्या पसंद आया, ताकि ऐसी स्टोरी ना वो हर कान तक पहुंचे, हर किसी इंसान तक पहुंचे। जया की स्टोरी, वही मकसद है। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, दिस इज योर होस्ट दिव्येश। बाय बाय माय डियर लिसनर्स।